हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। बेहतरीन तरीके से हमारे स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। लास्ट जो हमने वीडियो अपलोड की है उनका बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला है और काफ़ी समय से जो चैप्टर हमारा 10th क्लास की हिस्ट्री से है, भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण तो काफ़ी समय से, प्राचीन समय से ही हमारे देश पर होते रहे हैं, लेकिन अगर हम इन आक्रमणों को कुछ बदलाव या किसी का कारण मानते हुए जब हम डिवाइड करते हैं तो निकल करके कुछ हमलावर और उनसे जुड़े हुए समय अंतराल की बातें आ जाती हैं। अब हमारे देश का जो धन धान्य है उसको देखकर बहुत से विदेशी जो थे वो ललायित रहते थे। कभी न कभी कोई न कोई किसी न किसी तरह से हमारे देश पर आक्रमण करता था, यहाँ भारी लूट मार करता और फिर यहाँ पर रहने वाले जो नागरिक थे उनको भी मार डालते थे। इसी तरह से हमारे सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को हजारों बार छन्नी किया है विदेशी आक्रमणकारियों ने। तो डियर स्टूडेंट, हाजिर है आप लोगों के सामने आपका अपना डिमांड किया गया चैप्टर नंबर 6 10th क्लास की हिस्ट्री से और नाम है भारत पर विदेशी आक्रमण। हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। इसको शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आदि मानव के समय के बाद जब हमारे क्षेत्र में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध जैसे ज्ञानी पुरुषों का जन्म हुआ, उन्होंने यहाँ पर बहुत से उपदेश दिए, एक नई विचारधारा की शुरुआत की। साथ ही साथ हम देखें तो उस समय का जो हमारा समाज था तो बहुत ही लग्जरियस था और सभी ऐशो आराम से रहते थे। फिर उसके बाद जब मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, शुंग वंश ये आते हैं, ठीक यही समय से हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा था। विशेष तौर से गुप्त साम्राज्य के दौरान सबसे पहले प्योर सोने के जो सिक्के चलाने वाले शासक थे वो गुप्त साम्राज्य से ही ताल्लुक़ रखते थे। फिर उसके बाद एक के बाद एक हमारे देश में विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्होंने अपने रीति रिवाजों को हमारे ऊपर थोप दिया, जबरन हमारे से अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करवाए और किसी न किसी तरह से हमारी संस्कृति को प्रहार किया। जब वो यहाँ से जाते थे तो अपने ये कुठाराघात करने वाले रीति रिवाज, जिनको आज हम हमारे समाज में कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में देखते हैं, वो छोड़ जाते थे। इन्हीं रीति रिवाजों के चलन की वजह से हमारे समाज में फूट पड़ती जा रही है और आगे भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये फूट और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इन सब से बचने के लिए हमें केवल जो इतिहास है उसको जिक्के की तौर पर ही पढ़ना चाहिए, उसे हमें किसी तरह से पर्सनली नहीं लेना चाहिए। अगर हम इतिहास में घटित घटनाओं को याद करके कुंठित होते रहेंगे तो हम कभी भी एक माला में पिरोए जाने वाले सभी मोती नहीं बन पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों से मैं यही आग्रह करता हूं कि आप हिस्ट्री के अंदर आने वाली सभी घटनाओं को पढ़िए, लेकिन जिक्के के तौर पर। अब हम देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6। प्राचीन काल से ही भारत भूमि पर अनेकों विदेशी आक्रमण होते रहे हैं। विदेशी आक्रमणकारी यूनानी, शक, हून, कुषाण,
और पर्थियन आदि के रूप में भारत आए। तो ये देखिए प्राचीन समय की बताए हैं, जैसे सिकंदर आया था, है ना, तो उस समय की बातें बताई गई हैं। और फिर हम देखते हैं, लेकिन प्राचीन काल के आक्रमणकारियों और पूर्व मध्यकालीन आक्रमणकारियों में यह भेद था कि तो जो प्राचीन आक्रमणकारी थी, जो आक्रमणकारी आते थे, उनके अलावा जो मध्यकालीन आक्रमणकारी होते थे उनमें भेद होते थे कि प्राचीन काल के आक्रमणकारी भारतीय समाज में समाहित कर लिए गए। तो जो पहले आक्रमण हुए उनके द्वारा जो हमारे ऊपर रीति रिवाज थोपे गए या उनके समाज को अपने समाज में, भारतीय समाज में समाहित कर लिया गया था। परंतु 7वीं सदी से 8वीं सदी के बीच हुए आक्रमणों की प्रवृत्ति भिन्न थी। अलग प्रवृत्ति थी 7वीं से 8वीं सदी के आक्रमणों के बीच में, तथा ये आक्रमण जो हैं वो भारत पर हुए पहले के आक्रमणों से अधिक विनाशकारी सिद्ध हुए। पूर्व मध्य और मध्यकाल में इन आक्रमणों का दौर लगातार जारी रहा। प्रस्तुत अध्याय में, यानी कि इस अध्याय में, हम कुछ निम्नांकित विदेशी आक्रमणों का जो है विस्तार से उन पर विचार करेंगे। तो हम एक एक करके जो हमारे देश में मध्यकाल और मध्यकाल के पूर्व में जो आक्रमण हुए हैं उनका हम विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, देखते हैं आगे। तो यहाँ पर एक एक करके सभी आक्रमणकारियों के नाम के विषय में बताया गया है और ये भी बताया गया है कि उन्होंने किस सदी में भारत पर आक्रमण किए थे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिखाया गया है तो वो है मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। तो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर सबसे पहले विदेशी अरब की तरफ से आक्रमण करने वाले होते हैं। 712 में ये भारत पर आक्रमण करते हैं और किंग दाहिर के विषय में हम पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर 8वीं शताब्दी बताई गई है, तो 712 यानी कि 8वीं शताब्दी ही तो होती है ना। तो आगे देखिए, अगला है महमूद गजनवी के आक्रमण। ये महमूद गजनवी के विषय में बताया गया है, हमने देखा, इसके विषय में पढ़ा है, समझा है। हमारे इतिहास में सभी विद्यार्थी इसके विषय में तो पढ़कर बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। एक के बाद एक 17 बार ये हमारे देश पर आक्रमण करता है और हर बार ये बिल्कुल खतरनाक तरीके से आक्रमण करता है और हमारे देश को विभिन्न तरीकों से लूटता है और यहाँ के लोगों को मारता है तथा महत्वपूर्ण लोगों को, कारीगरों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। यहाँ तक कि हमारे देश का जो सोमनाथ मंदिर है, वैभवशाली मंदिर जो प्राचीन समय से रहा है, भगवान शिव भगवान को ये मंदिर समर्पित है और उनकी मूर्ति भी वो अपने साथ ही वहाँ ले जाता है, गजनी में ले जाकर के वो रखता है। तो देखिए ये कब हुआ था, ये 11वीं शताब्दी में आक्रमण करता है। इसके बाद आता है जो मोहम्मद गोरी है उसके आक्रमण होते हैं। तो मोहम्मद गोरी 12वीं शताब्दी में आता है। यहाँ पर आने के बाद पृथ्वीराज चौहान के साथ इसके युद्ध होते हैं। पहला जो युद्ध होता है 1191 में होता है और दूसरा जो युद्ध होता है इनके बीच में 1192 में होता है। पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और फिर ये अगले ही साल पूरी तैयारी के साथ आधुनिक सेना के साथ लेकर के ये फिर से अटैक करता है और उसमें ये जीत जाता है। फिर इसके बाद जो आक्रमण होते हैं वो है मंगोलों के आक्रमण। हमारे देश पर मंगोलों के आक्रमण हुए हैं और ये 13वीं तथा 14वीं शताब्दी में हुए हैं। तो आपने पढ़ा होगा, एक मंगोल आया था तैमूर और उसने बुरी तरह से मारकाट मचाते हुए हमारे देश को लूटा था और ये मुगलों के भी एक तरह से वंशज रहे हैं। तो 1398 आपको याद आया होगा और 14वीं शताब्दी में 1498 आपको याद आया होगा। तो ये आक्रमण करते हैं। तो
तो यहाँ पर देखिए 14वीं शताब्दी से ही संबंधित ये जो तैमूर है, ये नाम अलग से ही यहाँ पर नोट किया गया है। तो तैमूर का आक्रमण हुए हैं 14वीं शताब्दी में, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था। और 1398 में मंगोल आक्रमण होते हैं। फिर आता है इन्हीं का वंशज, जिसने हमारे देश की संस्कृति को अपनी संस्कृति के अनुसार काफी हद तक बदलने का प्रयास किया। इसके बाद आने वाले शासकों ने तो और भी बुरी तरह से हमारे देश की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया। और फिर आगे चलकर कुछ ऐसे शासक भी आते हैं जो यहीं की संस्कृति में रच बस गए थे। तो बाबर के आक्रमण होते हैं और वो होते हैं 16वीं शताब्दी में। ये पानीपत का पहला युद्ध लड़ता है 1526 में आकर के, किसके साथ? मोहम्मद गोरी, है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे इसने आक्रमण किया और दिल्ली की गद्दी को हथिया लिया था, उसी तरह से बाबर भी जो है 16वीं शताब्दी में आक्रमण करता है और ये भी क्या करता है? दिल्ली की गद्दी को हथिया लेता है। और इस समय जो शासक होता है वो होता है कौन? बताइए कौन होता है? इब्राहिम लोधी। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? नादिर शाह के आक्रमण। 1739 ईस्वी में नादिर शाह आक्रमण करता है हमारे देश पर। और यहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल बादशाह हुए हैं उनके साथ इनका युद्ध होता है। और ये नादिर शाह आक्रमण करके अपने साथ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को ले जाने में कामयाब हो जाता है। फिर हमारे देश के ऊपर आक्रमण होता है अहमद शाह अब्दाली का। तो अहमद शाह अब्दाली ने भी आक्रमण किए हैं 18वीं शताब्दी के दौरान और इसके विषय में भी हम विस्तार से जानेंगे। बड़े ही भयावह दृश्य रहे हैं हमारे देश में आक्रमण के दौरान। तो देखते हैं। यहां बताया गया है जब किसी दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में आता है तो वह हमारे लिए विदेशी होता है। ठीक उसी तरह जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहां के लिए हम विदेशी होते हैं। विदेशी आक्रमण का अर्थ है जब कोई अन्य देश हमारे देश पर आक्रमण कर दे। तो सिंपल सी परिभाषा थी, सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। इस तरह के आक्रमणों के पीछे कई उद्देश्य निहित हो सकते हैं, जैसे कि साम्राज्य विस्तार की अति महत्वाकांक्षा या आर्थिक कारण या फिर व्यक्तिगत शत्रुता। तो बताया गया है कि भाई एक जो देश है दूसरे देश पर आक्रमण करता है, उसके पीछे कुछ अलग ही अपने कारण रहे होंगे। तो महत्वाकांक्षा होती है, अति महत्वाकांक्षा का मतलब है कि वह देश या फिर वो राजा अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता हो। आर्थिक कारण भी रहा हो, उस देश के अंदर जो है मान लीजिए कि कोई महत्वपूर्ण खनिज का भंडार हो या फिर वहाँ बहुमूल्य धातुओं का व्यापार होता हो या और भी जबरदस्त कोई ना कोई आर्थिक कारण रहते हों, जैसे कि व्यापारिक रूप से या ऐसी चीज जो केवल उसी देश में मिलती है, तो उसको लेकर भी विदेशी आक्रमण करते हैं। फिर है व्यक्तिगत शत्रुता। तो कई बार जो है व्यक्तिगत शत्रुता की वजह से भी एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर देता है। ये व्यक्तिगत शत्रुता होती क्या है? ये होती है किसी शासक या राजा या फिर प्रधानमंत्री या कोई मंत्री अपने ऊपर हुए किसी ठेस की वजह से भी या फिर वो पुरानी कोई रंजिश के लिए भी ऐसा कर देता है। हम भारत के नागरिक हैं, इसलिए हमारे लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हमें उन सभी ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी कालक्रम के अनुसार हो जिसकी वजह से हमारा देश जो आर्थिक रूप से अति संपन्न हुआ करता था आज विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। अगर ये घटनाएं ना हुई होती तो शायद भारत की दशा और दिशा कुछ और होती।
तो ये बात तो बिल्कुल ठीक कहा गया है यहाँ पर कि अगर हमारे देश पर ये विदेशी आक्रमण नहीं होते और हमारे देश को बार बार यूं लूटा नहीं गया होता तो आज हमारा देश विश्व शक्ति से भी आगे बढ़ चुका होता। अंग्रेजी शासन के अलावा भी ऐसे बहुत से कारण रहे जिसकी वजह से आज भी हमारा भारत वह भारत नहीं है जो इसे होना चाहिए था। इस अध्याय में कुछ ऐसे ही कारणों की व्याख्या की जाएगी और इस अध्याय में हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से विदेशी आक्रमणों ने हमारे महान देश भारत को आर्थिक रूप से कमजोर किया और इसी कमजोरी के चलते अंततः हम अंग्रेजों के अधीन हो गए। तो यहाँ बताया गया है भारत प्राचीन काल से सभ्य, विकसित और उन्नत देश रहा है और भारत की गिनती दुनिया में सबसे अमीर तथा संपन्न देशों में होती थी, जिस कारण उसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो मैंने आपको बताया था किस समय की बातें हैं, तो ये जो बातें हैं ये हम आपको बता चुके हैं। मौर्य काल और गुप्त काल के समय की ये बातें हैं। उस समय हमारा जो देश है भारत है वो काफ़ी दूर दूर तक हमारी सीमाएं होती थी। ईरान से लगता, इराक से लगता जो हमारा सीमा का क्षेत्र होता था, फिर इधर बर्मा और जो चाइना का भी बहुत ही बड़ा हिस्सा हमारे देश में ही शामिल था। और चोल वंश जो हुआ है दक्षिण में, उसने तो श्रीलंका को भी अपने देश में मिला रखा था। तो माय डियर स्टूडेंट, उस समय हमारे देश को सोने की चिड़िया कहते थे। भारत अपनी समृद्धि और सोने की प्रचुरता के कारण विश्व में प्रसिद्ध था, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारी भारत को लूटने के लिए भारत पर आक्रमण करते थे। भारत के कई वीर एवं साहसी शासकों ने इन विदेशी आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया। और फिर यहाँ पर बताया गया है कि 7वीं शताब्दी में गुप्त वंश के पतन के बाद, देखिए मैंने बताया था ना आपको तो मौर्य वंश गुप्त वंश के विषय में, तो 7वीं शताब्दी में गुप्त वंश के पतन के बाद भारत में आई राजनीतिक अस्थिरता का लाभ इन आक्रमणकारियों ने उठाया। तो यहाँ पर देखिए जो गुप्त वंश का अंतिम शासक था उसके तुरंत बाद फिर क्या होता है कि ये साम्राज्य जो गुप्त वंश था ये छिन्न भिन्न हो जाता है और ऐसी स्थिति का फायदा उठाने के लिए विदेशी हमारे भारत पर विशेष नजरें गड़ाए हुए थे और उन्होंने मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। अब यहाँ पर हम इसी समय के दौरान का जो भारत का मैप है वो हम देखेंगे किस तरह से हमारे देश की सीमाएं कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। अब यहाँ पर देखिए भारत पर विदेशी आक्रमण, तो विदेशी आक्रमण बताए हैं और ये पहले मध्य पूर्व और पूर्व से पहले, फिर उसके बाद मध्य में जो समय रहा, तो भारत की जो सीमाएं हैं ये हमारे भारत देश की सीमाएं हैं और ये इस तरह से भारत का नक्शा होता था। तो देखिए यहाँ अफगानिस्तान है, कभी ये भी भारत का हिस्सा था, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। फिर हम देखते हैं आगे, प्राचीन काल से ही भारत विदेशियों के आकर्षण का केंद्र रहा है तथा भारत का उत्तर पश्चिमी भाग इसका मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। इसने क्या कहा है कि प्राचीन समय से ही हमारे देश में विदेशी जो हैं वो आते रहे हैं, आकर्षण का हमारा देश कारण रहा है। और भारत का उत्तर पश्चिमी जो भाग रहा है, ये जो क्षेत्र बताया है उत्तर पश्चिमी जो भाग यहाँ पर है, ये विदेशी आक्रमणकारियों के आने का मुख्य प्रवेश द्वार रहा है। विदेशी यहाँ यात्रियों, व्यापारियों और आक्रांताओं के रूप में आते रहे हैं। तो विदेशी आए हैं तो कभी वो व्यापारियों के रूप में आए हैं, कभी यात्रियों का रूप लेकर के आए हैं, तो कभी सीधे हमला करते हुए आए हैं। मध्यकाल भी इसका अपवाद नहीं था। तो जो मध्यकाल था हमारे इतिहास का, वो भी इसका अपवाद नहीं था। पश्चिम से भारत में प्रवेश करने के 3 मुख्य मार्ग थे। तो वो कौन से मार्ग थे? प्रथम था समुद्र मार्ग से पश्चिमी तट पर पहुंचना।
तो ये जो समुद्र मार्ग है यहाँ पर पश्चिमी तट लगता है हमारा, और इस पर पहुंचना बिल्कुल आसान होता था विदेशियों के लिए। फिर उसके बाद बताया है दूसरा जो मार्ग था वो था उत्तर पश्चिम में खैबर, गोमल और बोलन के दर्रों का, तथा फिर देखिए यहाँ पर जो हमारा उत्तर पश्चिम का जो बताया गया है, तो यहाँ पर खैबर और गोमल तथा बोलन ये जो दर्रे थे, यहाँ से विदेशी आक्रमणकारी छिपते छिपाते एक रणनीति के तहत हमारे देश में हमला करते थे। और तीसरा जो था वो था मकरान मरु प्रदेश का समतली भाग। तो मकरान जो है वो मरु प्रदेश का समतली भाग बताया है, और मरु जो प्रदेश है वो हम देख सकते हैं मरुभूमि हमारी, यहाँ पर मकरान क्षेत्र रहा है और इस क्षेत्र से भी वो हमला करते थे। समतली भाग होता था ये, इन मार्गों से ही बताया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से हमारे देश पर ये आक्रमण करते थे। और मकरान मरु प्रदेश जो हमारे राजस्थान गुजरात से जो पाकिस्तान तक का हमारा क्षेत्र लगता था, यहाँ लगता है, और ये समतली क्षेत्र होता था, यहाँ से वो आक्रमणकारी दाखिल हो जाते थे। अब यहाँ कुछ बताया गया, अविभाजित भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित प्रमुख दर्रे। तो अविभाजित भारत का कहा है इसने, जो आज विभाजित हो चुका है उससे पहले का ये नक्शा जो है वो दर्शाया गया है। अब हम देखते हैं कि दर्रा जो है पहाड़ों और पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं, पहाड़ों और पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। प्राकृतिक मार्ग होते हैं, ये बनाए नहीं जाते। जब दो पहाड़ियों की श्रेणियां परस्पर एक दूसरे के सामने होती है और उनके बीच से जो गलियारा निकलता है उनको दर्रा कहा जाता है, घाटियां कही जाती हैं। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर अरबों ने मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अरबों ने। यह साम्राज्य राजनीति और धर्म का विचित्र संयोग था, जिसकी स्थापना हजरत मोहम्मद ने की थी। तो हजरत मोहम्मद जो मुस्लिम संप्रदाय शुरू करने वाले जो हुए हैं, जो पैगंबर हुए हैं, तो यहाँ पर इन्होंने शुरुआत की थी। अरब क्षेत्र की बात कही गई है। 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद की मृत्यु के समय की बात कही गई है। इस राज्य का क्षेत्र बड़ा सीमित था, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने केवल 8 वर्षों में ही सीरिया तथा मिस्र पर अधिकार कर लिया। कालांतर में इस साम्राज्य ने विश्व के 2 बड़े महानतम साम्राज्य के क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया था। तो कालांतर की बात बताई गई है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए कालांतर कहा है। और इसने विश्व के 2 बड़े महान साम्राज्यों के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। ये साम्राज्य थे यूरोप का रोमन साम्राज्य और मध्य एशिया का फारस साम्राज्य। इस विशाल अरब साम्राज्य की सीमाएं पूर्व मध्यकाल में भारत से लगी थी। तो भारत से इसकी जो है सीमाएं लगती थी उस समय। तो अरबों ने खैबर और बोलन दर्रे से भारत में घुसने का प्रयास किया। अरबों ने इन दर्रों से घुसने का प्रयास किया था भारत में, लेकिन बताया गया है काबुल और जाबुल प्रदेशों में भारतीयों की सतर्कता और किक्कान के लोगों की शूरवीरता के कारण अनेक वर्षों तक उन्हें सफलता नहीं मिली। तो बहुत ही बहादुरी से कई बार इनको भगाया भी गया है। जैसे कि आपने सिकंदर के विषय में सुना होगा कि जब सिकंदर भारत में आक्रमण करने आया था, तो हमारे पंजाब के राजा पोरस ने डट करके उसका मुकाबला किया था। और जब अशोक भी उस समय भारत में मौजूद थे, तो वो उनका शासन था, और उनकी सेना जब युद्ध में आने के लिए तैयार हो रही थी, तो उसी दौरान सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है, और बदले में सिकंदर को मजबूर होना पड़ा भारत से वापस
जाने के लिए। अब यहाँ पर बताया गया है अरबों के प्रारंभिक आक्रमण। तो अरबों के सबसे पहले भारत पर आक्रमण हुए हैं, तो वो कौन से हैं? 636 ईस्वी से 712 ईस्वी। तो 712 मैंने आपको पहले बताया था, तो अब देखेंगे अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण 636 ईस्वी में आधुनिक मुंबई के निकट थाना नामक बंदरगाह पर जल मार्ग से किया। तो अरबों ने आक्रमण किया था 636 ईस्वी में, मुंबई के निकट किया था, और वो भी कहाँ? थाना नामक जो बंदरगाह है वहां पर जल मार्ग से आकर के आक्रमण किया, लेकिन वे असफल रहे। इसके बाद भड़ोच और देवल पर अरबों ने आक्रमण किया, लेकिन यहां भी उन्हें क्या हुआ? हार मिली, है ना। तो कहां पर? भड़ोच और देवल में। इसके बाद खलीफा उमर 634 से 644 ईस्वी तक जो खलीफा रहे थे, तो उसने क्या किया कि जल मार्ग की बजाय स्थल मार्ग से सिंध पर आक्रमण की योजना बनाई, लेकिन योजना कार्यान्वित न हो सकी। इसके बाद खलीफा उस्मान, अब खलीफा आते हैं, उसका समय होता है 644 से 656 ईस्वी, और ये थे उस्मान। इसने सिंध को जीतने के लिए योजना बनाई, लेकिन यह भी सिरे नहीं चढ़ी। 660 ईस्वी में अरबों ने खलीफा अबू के समय सिंध पर स्थल मार्ग से पहली बार हमला किया, और इस हमले में अरब सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 661 से 680 ईस्वी के बीच खलीफा मुआविया के समय सिंध पर 6 बार आक्रमण किए गए। तो देखिए 661 से लेकर के 680 ईस्वी के बीच की बात बताई है। खलीफा जो हुए हैं मुआविया के समय सिंध पर 6 आक्रमण हुए, लेकिन सभी असफल रहे। तो देखिए सिंध जो है इस सीमा में सबसे पहला भारतीय राज्य होता था, और यहाँ पर 6 आक्रमण होते हैं 661 से 80 तक, और 6 के 6 आक्रमण असफल रहते हैं। 695 ईस्वी में बताया है कि अल हजाज इराक का गवर्नर बना। तो इराक का गवर्नर बनता है अल हजाज। वह सिंध को जीतना चाहता था। उसने 708 ईस्वी में सिंध को जीतने की योजना बनाई। उसने अभी केवल योजना बनाई है, 708 ईस्वी की बात की गई है। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के विषय में। 712 में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है भारत पर। तो चलिए अब यहाँ पर बताया है कि गवर्नर अल हजाज, ये हमने पहले पढ़ा था, तो उसी की ही बात यहाँ कही गई है। गवर्नर अल हजाज को खलीफा वालिद से बार बार फरियाद करने पर अनमाने ढंग से सिंध पर आक्रमण करने के लिए आज्ञा भी मिल गई। तो जो हजाज था वह क्या करता था? उसने बार बार फरियाद की थी अपने वालिद से। वालिद कौन होते हैं? जो उनके पिता थे। और बार बार जिद करने पर सिंध पर आक्रमण करने का जो है उनको इजाजत दे दी गई, और युद्ध का तत्कालिक कारण बना। तो युद्ध होने के लिए कोई कारण भी तो होना चाहिए। तो बताया है कि तत्कालिक जो कारण बना वो था सिंध के पास अरब व्यापारियों के साथ हुई लूटपाट की घटना। तो उस समय अरब के व्यापारियों के साथ जो है सिंध के क्षेत्र में कोई लूटपाट हुई थी, उनको लूटा गया था, जिसकी वजह से ये बहाना मिल गया था अल हजाज को आक्रमण करने का। लंका से कुछ व्यापारिक जहाज अरब लौट रहे थे, लेकिन समुद्री डाकुओं ने उन्हें देवल के पास लूट लिया था। तो लंका से व्यापार करने के बाद जब वो जा रहे होंगे अपने देश की तरफ, तो देवल नामक जो दर्रा है वहां पर पहुंचते ही उनको लूट लिया गया था। और फिर आगे बताया है कि लूटपाट करने वाले जो समुद्री डाकू थे, परंतु देखिए बताया है कि जिन्होंने लूटपाट की थी वो तो समुद्री डाकू थे, परंतु इराक के गवर्नर हजाज ने सिंध के राजा दाहिर से क्षतिपूर्ति की मांग की। तो
हजाज क्या करता है कि वो सिंध के राजा को क्षतिपूर्ति यानी कि जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करने की मांग करता है। दाहिर ने क्षतिपूर्ति देने से मना कर दिया, परंतु हजाज ने ताकत के नशे में राजा दाहिर को कमजोर जानकर आक्रमण किए, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर बताया है कि जो दाहिर राजा था वो कमजोर तो था नहीं, उसने मना कर दिया कि भाई मैं कोई क्षतिपूर्ति नहीं दूंगा, लेकिन हजाज ताकत के नशे में था, उसको घमंड था और उसने दाहिर को कमजोर समझा और उस पर आक्रमण कर दिया, लेकिन हजाज को ही हार का सामना करना पड़ा। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात कर रहा हूँ सिंध की, तो हमें पता होना चाहिए ये सिंध जो प्रदेश है वो भारत में कहाँ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात के थार मरुस्थल के ठीक ऊपर यहाँ पर जो है वो सिंध प्रदेश है, सिंध की सेनाएं हैं और इसी क्षेत्र के आसपास व्यापारियों को लूटा गया था और हजाज जो था उसने इस सिंध पर अटैक किया था और सिंध अब पाकिस्तान में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आज जो सिंध है वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या बताया गया है। फिर बताया है हजाज ने सबसे पहले सेना नायक उबैदुल्लाह को और फिर अब्दुल को दाहिर के राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अब हजाज जब हार चुका था दाहिर से पहले युद्ध में, तो उसकी बौखलाहट में क्या करता है कि वह पहले अपने सेना नायक उबैदुल्लाह को भेजता है और फिर उसके बाद बुरदल को दाहिर से लड़ने के लिए उसके राज्य में भेज देता है। आगे चल के राजा दाहिर ने सेनापति उबैदुल्लाह और बुडेल को हराकर मौत के घाट उतार दिया। तो यहाँ पर सिंध का जो दाहिर राजा था ये बड़ा ही मुस्तैद था और बहुत ही सशक्त था और दक्ष भी था। तो इसने उसके दोनों सेनापतियों को मौत के घाट उतार दिया। तब हजाज ने अपने भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को, अब आएगा मोहम्मद बिन कासिम जो कि हजाज का क्या था, भतीजा भी था और दामाद भी था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा। मोहम्मद ने देबल पर आक्रमण कर दिया और उसे जीत लिया। जो देबल पहला दर्रा पड़ता है उस पर अटैक किया और उसको जीत लेता है कासिम। और फिर बताया गया है यहाँ रहने वाले सभी वयस्क लोगों की हत्या कर दी गई, यानी कि जो भी 18 वर्ष से ऊपर के थे उन सब की हत्या कर दी गई। वहाँ के मंदिरों को तोड़ा गया। इसके बाद उसने आगे बढ़ते हुए सिंध नदी को पार किया। सिंध नदी यानी कि सिंधु नदी को पार किया। तो हम आपको देख करके बता सकते हैं यहाँ से सिंधु नदी निकल करके इधर आगे इस सीमा से आगे बढ़ जाती है और अरब सागर में मिलती है। तो सिंधु नदी को पार करने के बाद सिंध के यहाँ बताया गया है कि सिंध के अरोड़ में दोनों सेनाओं, सिंध का जो अरोड़ का मतलब है कि सिंधु नदी का जो मैदान है वहां पर दोनों सेनाओं के बीच 20 जून 712 ईस्वी को भयंकर युद्ध हुआ। दाहिर वीरता पूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। उसकी पत्नी ने किले के भीतर से 15,000 सैनिकों के साथ अरबों पर हमला बोल दिया, लेकिन सीमित साधनों के कारण वह अधिक प्रतिरोध न कर सकी। तो यहाँ पर दाहिर तो वीरता से लड़ते हुए जो है मारा जाता है, लेकिन उसकी पत्नी भी कम वीर नहीं थी। उसने भी 15,000 सैनिकों को साथ लेकर के मोहम्मद बिन कासिम की सेना का डटकर सामना किया। फिर जब वह हार जाती है या उसके पास हथियार कम पड़ने लग जाते हैं, तो अपनी पवित्र जो वो बोलते हैं ना भी अपने मान सम्मान की, तो यहाँ पर बताया गया कि अपनी पवित्रता की रक्षा करने के लिए उसने जौहर किया। अब डियर स्टूडेंट, ये जो जौहर शब्द आया है ये क्या है? ये ज्यादातर जो
हमारा जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें आपको देखने को मिलेगा। जो भी वीर योद्धा होते थे, विशेष तौर से जो राजपूत जो हमारे हुए हैं, और भी जो राजा होते थे, जब वो युद्ध करने जाते थे और उसमें वो जीत जाते थे तो ठीक, और जैसे ही कोई राजा हार जाता था तो उस राजा के राज्य की महारानी और अन्य महिलाएं अपनी इज्जत आबरू को बचाते हुए, अपनी पवित्रता को बचाने के लिए, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए वो जलते हुए अग्नि कुंड में अपने आप को जला देती हैं। इसी को ही जौहर कहा जाता है। दाहिर के पुत्र जेसिया ने, यहाँ जेसिया नाम आया है और ये दाहिर का पुत्र है, जेसिया ने संघर्ष जारी रखा। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की दोनों पुत्रियों सूर्या देवी और परमल देवी को बंदी बना लिया था। अब देखिए मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है भाई, वो जो दाहिर राजा था उसकी दोनों पुत्रियां थी, उनका नाम था सूर्या देवी और परमल देवी, दोनों को बंदी बना लिया। उनको कासिम ने उपहार स्वरूप खलीफा के पास भेज दिया। खलीफा के पास भेज देता। खलीफा कौन था? हजाज। और वहां पहुंचने पर दोनों ने कूटनीति का प्रयोग कर कासिम को मृत्यु दंड दिलवा दिया। अब ये भी देखिए कूटनीति का प्रयोग करती हैं दोनों जो पुत्रियां थी दाहिर की, और खलीफा को अपने शीशे में उतार करके और जो कासिम था उसको मृत्यु दंड दिलवा देती हैं। अब आगे बताया है, दाहिर का पुत्र अरबों का लगातार प्रतिरोध करता रहा। उसके बाद कश्मीर के शासक ललितादित्य, तो ललितादित्य बताया है और ये कश्मीर का शासक था, उसने उनके प्रसार को रोके रखा। जो अरब थे वो सिंध से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसी क्षेत्र में जो हमारा कश्मीर है वहां पर ललितादित्य जो शासक होता था उसने अरबों को रोके रखा और 725 ईस्वी में उन्होंने भारत पर पुनः आक्रमण किया। लेकिन गुज्जर प्रतिहार शासकों ने, गुज्जर प्रतिहार शासक कहा है, इन्होंने परास्त कर दिया था। किनको परास्त किया था? अरबों को। और उस समय भारत में इस्लाम का प्रवेश जो है अवश्य हो गया था। तो भारत में इस्लाम का प्रवेश तो हो गया था ये कहा है, लेकिन सिंध पर अरबों के अधिकार के बाद लगभग 3 शताब्दियों तक मुस्लिम शासक भारत में सिंध से आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सके। तो भारत में मुस्लिमों का प्रवेश तो हुआ था, लेकिन लगभग 3 शताब्दियों तक वो सिंध से आगे अन्य भारत के क्षेत्र में नहीं जा पाए थे। तो बताया गया, क्या आप जानते हैं अरबों को सिंध पर विजय प्राप्त करने में 636 ईस्वी से 712 ईस्वी तक यानी कि 75 वर्ष लग गए थे। तो बहुत ही बढ़िया नॉलेज देने वाली ये बात है। अब हम जो देखेंगे वो और भी खतरनाक रूप से हमारे देश पर आक्रमण करता था, तो उसके विषय में जानते हैं। ये जो आक्रमणकारी है ये भी उसी क्षेत्र से आता है जिस क्षेत्र की तरफ से मोहम्मद बिन कासिम आता है। मोहम्मद बिन कासिम अरब से आता है, तो अरब से और भारत के बीच में अफगानिस्तान क्षेत्र है। इसी के ही एक गांव से महमूद गजनवी जो है वो भारत पर आक्रमण करता है। 11वीं शताब्दी में एक बार पुनः भारत पर विदेशी आक्रमणों का खतरा उस समय बढ़ गया जब गजनी में तुर्कों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। तो गजनी में तुर्क जो थे उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। और यहाँ बताया है कि तुर्क मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। मध्य एशिया का मतलब है ईरान इराक वाला जो क्षेत्र था वो, तो वो एक मध्य एशिया की बर्बर जाति थी। बर्बर का मतलब है एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जाति होती है और यह मारने मरने में विश्वास रखती है।
जिसने इस्लाम धर्म अपना लिया था, और ये तुर्क थे, इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। अपना क्या लिया था, इस क्षेत्र में तो इस्लाम धर्म ही जो है ज़्यादा फैल चुका था, क्योंकि उस समय हजरत मोहम्मद और फिर उसके बाद उनके 4 खलीफा वो सब मिलकर के इस क्षेत्र को इस्लाम कंट्रीज में घोषित कर देते हैं और उन पर कब्जा कर लेते हैं। फिर यहाँ पर गजनी में एक तुर्क सरदार जो है अल्पतगीन, तो यहाँ पर क्या बताया है, गजनी में एक तुर्क जो सरदार थे अल्पतगीन ने 962 ईस्वी में अपना राज्य स्थापित किया। तो ये तुर्क सरदार था और नाम है इसका अल्पतगीन, और 962 में ये क्या करता है, अपना राज्य स्थापित कर देता है। इसी राज्य के शासक भारत के लिए खतरा बन गए थे। गजनी राज्य के सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र पर उस समय हिंदू शाही शासकों की सत्ता थी। उनकी राजधानी वेहिद थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हिंदू शाही शासक थे उस समय सीमावर्ती क्षेत्रों में, तो उनकी जो राजधानी थी वो थी वेहिंद उनकी राजधानी थी। राज्य की सीमाएं चिनाब नदी से हिंदुकुश पर्वत तक फैली थी। तो हिंदुकुश पर्वत है और चिनाब नदी है, इन दोनों तक जो है वेहिंद राजधानी होने के बाद फिर वो राज्य हमारा हिंदू शाही और इसके शासक हुए हैं। उन्होंने काफ़ी समय तक विदेशी आक्रमणकारियों को भारत में आने से रोका है। इसके बाद 986 ईस्वी की बात कही गई है। इसमें विशाल सेना सहित जयपाल ने गजनी पर आक्रमण कर दिया था। किसने किया था? जयपाल ने गजनी पर आक्रमण किया था और लमगान के निकट दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन जब युद्ध चल रहा था तो अचानक तूफान आ गया। तो ये भी एक दिलचस्प बात रही है। जब दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था तो वहां अचानक तूफान आ जाता है और तूफान ने जयपाल की सेना को भारी क्षति पहुंचाई। विवश होकर जयपाल को तुर्कों से संधि करनी पड़ी, क्योंकि प्राकृतिक हमला होने की वजह से, प्रकृति के द्वारा जो हमला हुआ तूफान के द्वारा, तो उससे जयपाल को काफ़ी नुकसान होता है, उसकी सेना को नुकसान होता है, जिसकी वजह से उसे विवश होकर क्या करना पड़ा, उसे तुर्कों से संधि करनी पड़ी। जयपाल इस संधि से बड़ा विचलित रहा। कुछ समय बाद जयपाल को सूचना मिली कि सुबुतगीन भारत पर आक्रमण करने वाला है। अब जयपाल ने विदेशी आक्रमण का सामना करने के लिए कालिंजर, कन्नौज और अजमेर के शासकों से सहायता मांगी। कालिंजर, माय डियर स्टूडेंट, और कन्नौज, ये आपने इनके युद्ध सुने हैं, समझे हैं, और इनका संबंध आपको पता है किससे है। तो एक का संबंध है शेरशाह सूरी से और दूसरे का संबंध है हर्षवर्धन से, ठीक है। और अजमेर का जो संबंध है वो है पृथ्वीराज चौहान से। तो उनसे मदद मांगते हैं। इन सभी शासकों ने तुर्कों के भारत पर आक्रमण को रोकने के लिए अपनी सेनाएं भेज दी। लमगान नामक स्थान पर पुनः युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में जयपाल के नेतृत्व करने वाली सेनाओं का जो है वो सफलता नहीं मिली थी। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सफलता न मिलने के बाद भी आगे क्या होता है। तो सुबुतगीन की मृत्यु के बाद 997 ईस्वी में अब यहाँ से महमूद का चक्कर शुरू होगा। सुबुतगीन की मृत्यु होती है 997 ईस्वी में और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र महमूद गजनी शासक बना। महमूद एक कट्टर मुसलमान था। उसने इस्लाम का प्रसार करने तथा भारत की धन संपदा को लूटने के लिए भारत पर 17 बार आक्रमण किए। वह भारत में इस्लाम का प्रचार करके मुस्लिम जगत में प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता था। तो 17 बार आक्रमण किए और वो भारत को लूट करके जो इस्लाम था उसमें वो क्या करना चाहता था, पूरे मुस्लिम जगत में प्रसिद्ध होना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने 1000 ईस्वी से 1027 के बीच
भारत पर 17 बार आक्रमण करता है वो। और 1001 ईस्वी में उसने हिंदू शाही शासक जयपाल पर आक्रमण किया। पेशावर के निकट हुए युद्ध में जयपाल वीरतापूर्वक लड़ा लेकिन पराजित हुआ। जयपाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आनंदपाल शासक बना। आनंदपाल शासक बन जाता है उसके राज्य का। और आगे देखते हैं, उसके राज्य पर महमूद गजनवी ने कई आक्रमण किए। हिंदू शाही राज्य के अलावा महमूद गजनवी ने भेरा, मुल्तान, नगरकोट पर आक्रमण किए तथा मंदिर और मूर्तियां तोड़कर और बहुत सारा धन लूटकर गजनी लौट गया। महमूद गजनवी ने हिंदुओं के पवित्र स्थल स्थानेश्वर पर आक्रमण किया। और ये स्थानेश्वर आपको पता है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है और राजा हर्षवर्धन की ये पहली राजधानी होता था। फिर इसके बाद है, यहाँ चक्र स्वामी का एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर था। महमूद गजनवी ने न केवल मंदिर को तोड़ा अपितु चक्र स्वामी की मूर्ति को भी खंड खंड कर दिया। अब मूर्तियां भी उसने साथ के साथ तोड़ दी थी हमारे मंदिरों की। महमूद गजनवी ने हिंदुओं के एक अन्य पवित्र स्थल मथुरा पर भी आक्रमण किया। जहां क्या होता है कि भाई ये जो आक्रमण करता है तो देखिए यहाँ भी उसने भगवान केशव की मूर्ति को भी अपमानित किया। महमूद गजनवी ने गुजरात स्थित सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने का निर्णय किया। यहाँ का विशाल मंदिर विश्व प्रसिद्ध था। इस मंदिर के प्रति हिंदुओं की गहरी आस्था थी। इस मंदिर में भारी धनराशि, हीरे जवाहरात थे और मंदिर की आय का स्रोत 10,000 गांवों का राजस्व भी था। और मंदिरों में, यानी कि ये मंदिर की बात कही गई है जो सोमनाथ मंदिर है, इसमें एक सोने की घंटी लगी थी जिसका वजन कई मन था। और भगवान सोमनाथ की मूर्ति पर बने छत्र पर भी हजारों बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। और इतना सारा जो शानो शौकत है, धन है, रत्न है, और इन सभी की वजह से ही वह सोमनाथ की तरफ आकर्षित हो जाता है। महमूद गजनवी ने इस मंदिर की पवित्रता भंग करने और धन को लूटने के लिए सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। उसे हिंदुओं के भारी प्रतिरोध के कारण सोमनाथ के मंदिर पर अधिकार करने में 3 दिन लगे। तो देखिए, बहुत बड़ी सेना के साथ आया था, लूट मार कर रहा था। इससे पहले भी भारत में उसने कई आक्रमण किए और लूटा था। लेकिन सोमनाथ पर भी हमला करने के बाद लूटने के लिए, इस मंदिर परिसर में एंट्री करने के लिए उसको 3 दिन लग गए। तो 3 दिन लग गए क्यों? क्योंकि जो हिंदू थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिरोध कर रहे थे और उस प्रतिरोध का सामना करते करते उसको 3 दिन लग जाते हैं। महमूद गजनवी द्वारा प्रतिरोध कर रहे अनेकों हिंदुओं की हत्या कर दी गई। तो अनेकों हिंदुओं की हत्या वो करता है। और उससे पहले तो बताया जा रहा है कि तत्पश्चात महमूद ने मंदिर को लूटा और भगवान सोमनाथ की मूर्ति को क्या करता है कि गदा के प्रहार से तोड़ देता है। यहाँ से प्राप्त धन को महमूद ऊंटों पर लाद कर गजनी ले गया था। जब वह गजनी लौट रहा था तो सिंध के जाटों ने कहा है यहाँ पर, उसका रास्ता रोक लिया। लेकिन वह किसी तरह भारत के धन गजनी ले जाने में सफल रहा। गजनी पहुंचकर उसने जाटों को सबक सिखाने के लिए उन पर एक बार पुनः आक्रमण किया। पहले तो वह धन को ले जाने के लिए किसी भी तरह से सफल हुआ और जैसे ही वो अपने राज्य में पहुंच जाता है
तो वो हमला करने वाले जाटों को सबक सिखाने के लिए फिर से एक आक्रमण करता है और यह गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण था। इस आक्रमण के दौरान उसने स्त्री व बच्चों को भी मार डाला था। 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। बड़ा ही बुरी तरह से हमारे समाज को तहस नहस किया था इस आक्रमणकारी ने। और इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ बताया है। क्या आप जानते हैं हिंदू शाही वंश के जयपाल, आनंदपाल और त्रिलोचन पाल एवं भीमपाल ने 1001 ईस्वी से 1026 ईस्वी तक महमूद के आक्रमणों का लगातार प्रतिरोध किया तथा 1008 ईस्वी में आनंदपाल से युद्ध में तो वो हारते हारते बचा। तो यहाँ पर देखिए बड़ी ही बहादुरी से पाल वंश के शासकों ने महमूद गजनवी का बहुत ही ज्यादा डट कर के मुकाबला किया है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि भाग्य उनके साथ दे रहा था और समय भी कुछ हमारे शासकों के विपरीत ही चल रहा था। अब हम बात करते हैं नगरकोट, कुरुक्षेत्र और मथुरा के मंदिर पिछली कई शताब्दियों से भारतीय ज्ञान, कला और संस्कृति के केंद्र के रूप में उभरे थे। तो ये नगरकोट है और कुरुक्षेत्र है, मथुरा के मंदिर हैं, ये बड़े ही धार्मिक स्थल रहे हैं। प्राचीन समय से इनसे हमारे देश के लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। कुरुक्षेत्र जहाँ जो है महाभारत का युद्ध हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। उसी तरह से मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, उनकी लीलाएं होती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान माने गए हैं। इनसे हमारे जो जितने भी भारतवासी हैं सभी की ही आध्यात्मिक रूप से जुड़ाव रहा है। तो बताया गया है कि भारतीय ज्ञान, कला और संस्कृति के केंद्रों के रूप में जो है ये क्षेत्र उभरे हैं। उन्हें नष्ट करके महमूद गजनवी ने भारत की धन संपदा के साथ साथ भारतीय संस्कृति को भी भारी हानि पहुंचाई। महमूद भारतीय संस्कृति, ज्ञान और आस्था के प्रमुख केंद्रों, मंदिरों को नष्ट करके हिंदुओं के आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचाना चाहता था। उसकी कृत्यों से हिंदुओं के मन में मुस्लिमों के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो गया। तो ये पहला मौका रहा होगा कि जिसके आक्रमणों की वजह से, जिसके दुष्कार्यों की वजह से, जिसके द्वारा किए गए इतने अत्याचारों की वजह से हमारे सभी देशवासियों में या हिंदुओं में मुस्लिमों के प्रति घृणा का भाव हो जाता है। बड़ा ही पेचीदा पहलू रहा है हमारे इतिहास में, हिस्ट्री का जो भारत का हम देखते हैं, इसमें यहीं से ही स्टार्टिंग होती है जब हमारे देश में आक्रमण करने वाले अरब होते हैं सबसे पहले, और फिर उसके बाद तो महमूद गजनवी भी है। तो उस समय हम देख सकते हैं कि भाई अगर हाथों हाथ एकजुट होकर के इसको सबक सिखा दिया जाता तो शायद काफी सदियों तक हमारे देश की तरफ किसी विदेशी आक्रमणकारी की नजर उठाने की भी हिम्मत नहीं होती। तो आगे हम देखते हैं। तो अब देखते हैं हम मोहम्मद गौरी के आक्रमण के विषय में। एशिया में अब गजनी राज्य का स्थान गौर के राज्य ने ले लिया था। तो गजनी का जो स्थान था राज्य का, वो गौर राज्य स्थापित होता है। गौर के शासक मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर आक्रमण की योजना बनाई। उसने 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण किए। गौरी के भारत पर आक्रमणों के समय उत्तर भारत में 3 शक्तिशाली राजवंश, गुजरात के चालुक्य यानी कि मूल राज द्वितीय और भीम द्वितीय, फिर दिल्ली अजमेर के चौहान यानी कि पृथ्वीराज तृतीय, और कन्नौज के गढ़वाल यानी कि जयचंद राठौर थे।
तीनों ही अपने आप में इतने सक्षम थे कि वे अकेले अकेले ही मोहम्मद गोरी से लोहा ले सकते थे। फिर मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया तथा उसे जीत लिया। इसके बाद उसने ऊंच के दुर्ग पर कूटनीति पूर्वक विश्वासघात से अधिकार कर लिया। मोहम्मद गोरी ने गुजरात की समृद्धि से बड़ा प्रभावित होकर वह उस पर अधिकार करना चाहता था। मोहम्मद गोरी कोई अविजित आक्रमणकारी नहीं था। भारत सदैव से ही वीरों की भूमि रही है। यहाँ पर होने वाले आक्रमणों का वीरों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। मोहम्मद गोरी को भी भारत में कई बार हार का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, ये बहुत ही बढ़िया बात बताई गई है कि भारत में आने के बाद बड़े बड़े विदेशी आक्रमणकारियों को कभी न कभी हार का सामना जरूर करना पड़ा है। मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय 1178 से 79 ईस्वी में गुजरात में हुई थी। उस समय गुजरात पर चालुक्य वंश के शासक मूलराज द्वितीय का शासन था। मोहम्मद गोरी ने दक्षिण राजपुताना होते हुए अनहिलवाड़ा पाटन पर आक्रमण किया था। मूलराज द्वितीय एवं भीम द्वितीय की साहसी मां नायिका देवी ने नेतृत्व में भीम द्वितीय की साहसी मां नायिका देवी के नेतृत्व में अनहिलवाड़ा की सेना ने आबू पर्वत के निकट कायांद्रा नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी का सामना किया। मोहम्मद गोरी की सेना पूर्ण रूप से पराजित हुई। मोहम्मद गोरी किसी प्रकार से गुजरात से अपनी जान बचाकर अपनी पराजित सेना सहित भाग निकला। यह मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय थी। भारतीय राजाओं में मूलराज द्वितीय प्रथम शासक था, जिसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित करके वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण का अपना रास्ता बदला। उसने अब पंजाब की ओर से भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। पंजाब क्षेत्र पर इस समय गजनी वंश के शासक खुसरो मलिक का शासन था। उसने खुसरो मलिक को 1186 ईस्वी में हरा दिया। पंजाब पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया था। अब वह आगे बढ़कर दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था और दिल्ली पर इस समय चौहान वंश के प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय की सत्ता थी। वह बड़ा वीर शासक था और जब 1190 ईस्वी में गोरी ने सर हिंद को जीत लिया तो पृथ्वीराज इस विदेशी आक्रमणकारी का रास्ता रोकने के लिए तराइन के मैदान में आ डटा। 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान ने वीरता का परिचय देते हुए मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हरा दिया। वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा, लेकिन अगले वर्ष मोहम्मद गोरी ने भारत पर पुनः आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच पुनः एक बार तराइन का जो युद्ध हुआ था, दोनों सेनाओं के बीच पुनः एक बार तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने वीरता का परिचय दिया, लेकिन वह हार गया। दिल्ली पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया था और यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय दर्शाया गया है। फिर देखिए, यहाँ से आगे बढ़ते हुए मोहम्मद गोरी की सेनाओं ने 1193 ईस्वी में भारत के अन्य क्षेत्रों पर आक्रमण किया तथा मेरठ और अलीगढ़ और कोल पर अधिकार कर लिया। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने
चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक को भी हरा दिया था। अब कन्नौज तक के क्षेत्र पर गौरी की सत्ता स्थापित हो गई थी। गौरी के एक सेनानायक बख्तियार खिलजी या बख्तियार खलजी ने 1198 ईस्वी में बंगाल की राजधानी नादिया पर आक्रमण किया और यहाँ सेन वंश के शासक लक्ष्मण सिंह शासन करते थे। इस आक्रमण के समय बख्तियार खलजी ने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को भी तहस नहस कर दिया था। यहाँ के भवनों सहित पुस्तकालयों को भी आग लगा दी और खलजी ने यहाँ की जनता पर बड़े अत्याचार किए। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में अपनी स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। यह राज्य बाद में दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया, लेकिन 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच दिल्ली सल्तनत का हिंदुओं ने प्रतिरोध जारी रखा था। राजपूतों मेवो मंडारों ने सुल्तानों की नाक में दम करके रखा था। तो एक एक करके हमारे जो क्षेत्र थे उन्होंने इस वंश के प्रत्येक राजा को परेशान रखा। फिर दूसरी तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो सल्तनत स्थापित की गई थी, जिसे दास वंश भी कहते हैं और दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं, इसी का एक शासक हुआ है बलबन, फिर इल्तुतमिश भी हुए हैं और फिर रजिया बेगम भी इसी वंश में हुए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाते हैं, लेकिन वो पूर्ण करवाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है और आगे चलकर फिर इल्तुतमिश द्वारा उस कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया जाता है। और इनके बाद भी फिर रजिया सुल्तान, जो कि उनकी पुत्री होती है, वो गद्दी पर बैठती है और उसी के ही भाइयों के द्वारा कैथल के युद्ध में रजिया सुल्तान और उनके पति की मृत्यु कर दी जाती है और वहीं पर उनको दफना दिया जाता है। दिल्ली सल्तनत का एक सबसे खतरनाक जो शासक हुआ है, सुल्तान हुआ है, उसका नाम है बलबन। गयासुद्दीन बलबन जो है वो 1266 से लेकर के 1287 तक राज करता है, 87 तक, और लौह और रक्त की नीति अपनाता है। सबसे ज्यादा वो मेवों के साथ उलझा रहता है, लेकिन मेवों ने कभी भी उसके सामने घुटने नहीं टेके, डट करके उसके साथ उसका मुकाबला करते रहे। जबकि दिल्ली में बलबन बैठा होता था और कुछ किलोमीटर दूरी पर ही मेव भी होते थे और उसी के ही राज्य में मेव रहते हुए शान और शौकत से रहते आए हैं। दिल्ली सल्तनत अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा इतिहास लिए हुए हैं अपने देश के विषय में। और दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत होती है वो एक दास से होती है, इसलिए इसको दास वंश भी कहा जाता है। फिर बलबन के बाद इस वंश के जो शासक हुए हैं वो इतने मजबूत और समझदार नहीं हुए हैं, इतने बहादुर नहीं हुए, जिनका फायदा बाबर काफी हद तक उठाने में कामयाब रहता है। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो हम 2 पार्ट में आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करके देंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।